Good morning to class students. Today we will start second lecture of how, when and where. सेकंड लेक्चर में हम पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए हिस्ट्री में हमने क्या बात की थी कि हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट का जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, पास्ट में जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं वो फिर हिस्ट्री में होता है। हिस्ट्री दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डेट्स एंड दूसरा इवेंट्स। देखिए कभी भी हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो डेट्स और इवेंट दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज़ाद कब हुए, हम इंडिपेंडेंस कब मिला, हम आज़ाद कब हुए थे, ठीक है, तो वो हम बात करते हैं कि हम आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। तो देखिए डेट्स की अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि एक लड़के का बर्थडे आता है इस तारीख को, अगर हम सिर्फ तारीख लिख देंगे जैसे 2 जनवरी, ठीक है, 2004, ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ लिख देंगे तो इससे भी कोई लॉजिक नहीं बैठता, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लिखेंगे इस टाइम पे बर्थडे आता है ऑफ अर्जुन, मतलब ये लॉजिक बैठता है, मतलब इस तारीख को क्या हो रहा है, किसी का बर्थडे है, मतलब दोनों ही चीजें आपस में क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। यही हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेट कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। पेज नंबर 2 पे आपके दे रखा है। आज हम इंपॉर्टेंट ऑफ डेट्स के बारे में जानेंगे कि डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, बिना डेट्स के हम किसी भी चीज को जान सकते हैं? देखिए पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, ठीक है। बिना डेट्स के हम कोई भी चीज हम ये नहीं पता कर सकते कि ये काम कब हुआ था, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। व्हेन तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे अगर डेट्स के बारे में हमें नॉलेज ना हो तो, ठीक है। आपकी बुक्स में क्या रहता है, डेट्स सर्व टू मेक पीरियड इन हिस्ट्री। डेट से हमें किसी समय का पता चलता है कि ये काम इस समय पे हुआ था, इस समय पे ये लड़ाई लड़ी थी किसी वॉरियर ने, या महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध इस डेट को लड़ा, हम इस डेट को आजाद हुए। तो डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। They act as a milestone. They tell us about the event, position and different development of which took place. हमें जो भी कोई डेवलपमेंट हुआ या कोई भी बदलाव हुआ वो किस तारीख को हुआ, इसलिए डेट्स बहुत जरूरी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बच्चा इस तारीख, कोई बच्चा पैदा हुआ, आपके मन में आएगा आखिर कब पैदा हुआ था, ठीक है, तो ये चीज है। और मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि मान लीजिए कि ये चीज अब हुई थी या ये ऐसा कुछ हुआ था, तो आपके मन में डाउट आएगा सर ये चीज कब हुई होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेट टेल अस द ईयर, टाइम पीरियड इन विच किंग रूल पर्टिकुलर किंगडम। किसी राजा ने कब रूल किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, बिकमिंग द किंग फॉर द पर्टिकुलर बैटल, किस राजा ने कब लड़ाई लड़ी, ये भी हम डेट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। द लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड वी नो ब्रिटिश रूल इंडिया। देखिए ब्रिटिशर्स की बारे में बात करते हैं। इंडिया जो है, इंडिया पे किसने इन्वेंट किया था? बाय ब्रिटिशर्स। इन्वेंटेड का मतलब होता है आक्रमण। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आक्रमण किया था, इंडिया को क्या बना लिया, कॉलोनाइज कर लिया। कॉलोनाइज होता है किसी देश का दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने अंडर में कर लेना। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आक्रमण किया, तो कब किया? 1818 में। हम ब्रिटिशर से आजाद कब हुए? 1947 में। पहली बार किसी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कब आवाज उठाई थी? 1887 में, ठीक है। बैटल ऑफ झांसी, बैटल ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में युद्ध लड़ा, कब लड़ा? 1887 में, ठीक है। इंडिपेंडेंस कब हम आजाद हुए? 1947 में।
तो मतलब डेट्स बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को याद करने के लिए, किसी इवेंट को पता करने के लिए, ठीक है, इसलिए डेट्स को हम पढ़ते हैं। A day only depicts a particular year. We didn't have this, but on this particular year we continue to associate history with the string of dates. We study dates to find the sequence of events and significance of the event. किसी भी इवेंट के बारे में मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे, या ये मैं एक पार्टी रखने जा रहा हूँ, तो आप हमेशा उससे क्या पूछेंगे, किस तारीख को आप वो पार्टी रखेंगे, जैसे हम उसको अटेंड कर सके। मतलब वो तारीख या वो डेट या वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम किसी इवेंट को बारे में अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं, इसलिए डेट्स को पढ़ा जाता है। अब देखिए डेट्स को पढ़ने के लिए हमेशा याद रखना, डेट्स को याद करने का सबसे इजी तरीका होता है कि उसको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद किया जाए। किस में याद किया जाए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले जैसे मान लीजिए 1818 को ब्रिटिशर्स आए, केम टू इंडिया, फिर 1887 में पहला रिवॉल्ट हुआ, फर्स्ट रिवॉल्ट, बाय मंगल पांडे, ठीक है, और फिर उसके बाद 1919 में कई ऐसे रिवॉल्ट हुए, फिर 1947 में हम आजाद हुए, गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये देखिए क्या चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 1880, फिर 1887, फिर 90, मतलब ये क्या चल रहा है, छोटे से लेके धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब पहले फर्स्ट क्या हुआ, फिर सेकंड क्या हुआ, सीक्वेंस वाइज। कोई स्टोरी क्या चलती है, हम रामायण पे डालते थे तो पहले ये थोड़ी पढ़ते थे कि रावण को युद्ध हुआ, ठीक है, राम और रावण का युद्ध हुआ, पहले तो ये देखा पढ़ा हमने, पहले राम जो थे वो वन में गए, फिर उसके बाद उन्होंने ये काम किया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे स्टोरी चलती है, तो उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ते हैं 1885 टू 1947, ठीक है, आपके बुक में दे रखा है 1885 से लेके एडी टू 1947 एडी। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है एडी क्या होता है, एनो डोमिनी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम जो भी है, वो हमने टाइम में पहले, आप इसको इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अपने फर्स्ट लेक्चर में जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो देखिए 1885 एडी से लेके 1947 एडी तक क्या क्या चीजें हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 1885 में पहले क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टार्टिंग हुई थी 1885, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 1885 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई। कांग्रेस तो आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू द मैसिव अपराइजिंग अमंग द पीपल। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हम देखते हैं, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे ईस्ट बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मतलब बंगाल का बंटवारा हुआ था 1905 में। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम डेट्स भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम इवेंट्स भी पढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इवेंट्स के बारे में पढ़ते तो आप समझ नहीं पाते कि डेट्स कब हुआ, ये आपको पता नहीं चलता, व्हेन कब हुआ, ठीक है, और वेयर कहाँ हुआ या हाउ कब हुआ, इसके बारे में आप इवेंट्स में पढ़ते हैं। तो 1905 में हमने क्या पढ़ा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वो हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1906 में क्या हुआ,
उसके जस्ट 1 साल बाद, ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है बिल्कुल, डेट वाइज। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे हिंदू लोग और मुस्लिम लोग सब साथ में मिलकर रहते थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने ये सोचा कि अब हम अपनी पार्टी अलग से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्लैशेस चलते थे। ब्रिटिशर्स ने भी एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि भाई फूट डालो और राज करो वाली स्थिति होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या है लड़ाइयां करवा दो। और 1906 में इस वजह से क्या है मुस्लिमों ने सोचा कि अब हिंदूज के साथ साथ में नहीं मिलकर रह सकते, तो उन्होंने मुस्लिम लीग अपनी अलग से, मुस्लिम की अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली, इसको कहा जाता था मुस्लिम लीग। तो ये हमारी एस्टैब्लिश हुई थी 1906 में। अब बात करते हैं 1911 में क्या हुआ। 1911 में देखिए बंगाल पार्टीशन एनवर्ल्ड अनाउंस दैट कैपिटल ऑफ इंडिया इज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। इंडिया की जो पहले कैपिटल थी, देखिए इंडिया देखो कैसा होता है, इंडिया देखो आप यहां देखिएगा, देखिए इंडिया, ये हम यहाँ पे इंडिया बना देते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या बात की जा रही है कि बंगाल पार्टीशन अनाउंस द कैपिटल ऑफ इंडिया। पहले क्या है 1911 से पहले हमारी जो आज हम कहते हैं ना नेशनल, हमारी जो कैपिटल है इंडिया की क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है। लेकिन पहले हमारी न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल नहीं हुआ करती थी, कलकत्ता। कलकत्ता जो कि कोलकाता के अंदर है, यहाँ पे कोलकाता के अंदर, यहाँ कलकत्ता, यहाँ पे ये हमारी इंडिया की कैपिटल पहले थी 1911 से पहले। फिर कहा गया 19 कलकत्ता से चेंज होके फिर हमारी कैपिटल को क्या बना दिया गया, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। और पहले क्या थी, कलकत्ता, बिफोर 1911। 1911 से पहले कलकत्ता हमारी कैपिटल थी, और फिर बाद में क्या बन गई, वो न्यू दिल्ली कैपिटल बन गई, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। 1914 टू 1918, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1914 टू 1918। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। ये हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ब्रिटेन ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस किस के बीच में होता है, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो जर्मनी के बीच में, फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, स्पेन के बीच में, यूरोप के कई देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। जर्मनी जो उसका सेंटर था उस टाइम पे, तो वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था तो ब्रिटेन भी उसी में वॉर में लड़ाई कर रहा था। तो उस टाइम पे हमारे क्या है, इंडिया जो था वो किसका कॉलोनी था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो ब्रिटेन ने इंडिया के जितने भी लोग थे उनको क्या कर रखा था, उनको स्लेव बना के वो इंडिया से ब्रिटेन लेके जाते थे, नौकर बना के, एक तरह से स्लेव मतलब मजदूर बना के लेके जाते थे ब्रिटेन में, और उनको लड़ाई लड़वाते थे अपने लिए। जैसे होता है ना, हम जैसे मैं मान लीजिए मैं किसी बच्चे को कहता हूँ चलो मेरा वो काम करके आओ, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन क्या करते थे, यहाँ से लोग ब्रिटेन में लेके जाते थे और फिर उनसे लड़ाई लड़वाते थे अपने लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला, ठीक है। कितने, 4-5 साल चला। अब यहाँ पे देखिएगा 1915 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आपके एग्जाम वाइज। 1950 में मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो क्या है, पहले वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मोहनदास करमचंद गांधी का जो कलर था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कलर था, वो व्हाइट मतलब वो सांवले कलर के थे थोड़े से,
तो एक बात क्या हुआ था एक्चुअली, वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उनके पास बिजनेस क्लास का एक टिकट था। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होता है, तो उस बिजनेस क्लास के अंदर उनके पास जो टिकट था उसमें क्या है, वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। तो एक बार टीटी उनके पास आया। टीटी कौन होता है? जो टिकट मास्टर होता है, ठीक है। तो टिकट टेकर जो होता है वो होता है, तो उसको उनके पास आया, तो उनसे उन्होंने बोला कि भाई आप अपना टिकट दिखाइए। वो बोला कि आप मैं बिजनेस क्लास से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ब्लैक कलर के। तो वहां पे क्या होता था साउथ अफ्रीका में, काले और गोरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। तो वो काले कलर के थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको उनकी टिकट फाड़ दी और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से उनके साथ बहुत गलत हुआ। तो जब महात्मा गांधी ने सोचा कि मेरे देश में भी यही चीज होती है, सेम यही चीज होती है, तो क्यों ना मैं इसको बदलाव करूं, मैं क्यों ना इसको मैं बदलूं। तो इस वजह से क्या किया, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, वो लॉ की पढ़ाई करने, कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे, ठीक है। तो 1915 में दे केम इंडिया, महात्मा गांधी केम इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्या करने गए थे? लॉ की पढ़ाई करने गए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हमारे देश में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो मैं इस भेदभाव को अपने देश में तो खत्म करूं पहले। तो उन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई के बाद वो अपने इंडिया में आ गए। और वो कब आए थे? 1915 में वो इंडिया आए थे। तो यहां तक हमारा हो गया। 1919 देख लेते हैं, 1919 में क्या हुआ था। 1990 Britain seeks to introduce Rowlatt Act। रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन रॉलेट एक्ट वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट स्टार्ट किया गया, इंपोजिंग सेवरल क्लब्स एंड द सिविल राइट्स इंडियन प्रोटेस्ट मैसेकर ऑफ द जलियांवाला बाग। और इसी डेट को क्या हुआ था, देखिए दो चीजें हुई थी 1919 में। एक तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात करता था या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोलता था, तो ब्रिटिशर्स के पास पूरे राइट्स थे कि उनको बिना उनकी गलती बताए 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। प्रैक्टिस 2 इयर्स ऑफ जेल प्रैक्टिस के लिए, मतलब एक तरह से 2 साल तक उनको जेल में बंद कर दिया। इंडियन जो लोग थे उनको 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था रॉलेट एक्ट में, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो था 2 साल के लिए जेल में किसी को भी बंद किया जा सकता है अगर कोई भी किसी के खिलाफ, अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर आवाज उठाता है। तो ये बहुत गलत था, रॉलेट एक्ट में ये चीज की जाती थी, ठीक है। मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हुआ, कुछ पंजाब के जो लोग थे वो बैसाखी के फेस्टिवल, जो पंजाब के अंदर बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके अंदर क्या है, कई सारे लोग बैसाखी के फेस्टिवल पे एक साथ इकट्ठा हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग करने के लिए वहां पे महात्मा गांधी आने वाले थे कुछ बताने के लिए। तो वहां पे क्या है, जनरल डायर, एक वहां पे एक जनरल था वहां का, जनरल डायर ने सभी को एक तरह से गोलियों से फायर करने का ऑर्डर दे दिया ब्रिटिशर्स को, और वहां पे हजारों लोग मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर होता है हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस टाइम पे हुआ था 1919 में अमृतसर के अंदर, बैसाखी के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ये 1919 में 2 हुए थे अमृतसर के अंदर। 1921 टू 1922, 1921 टू 1922 क्या हुआ इसके अंदर, एक साल के अंदर। देखिए इसमें बताया गया है, गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट।
मतलब इसमें क्या कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, आपको बता देता हूँ पहले मैं। गांधी जी क्या थे कि एक तरह से अगेंस्ट थे जो कई सारे ब्रिटिशर जो थे वो एक तरह से कई तरह की चीजें थोपने की कोशिश करते थे इंडियन लोगों के ऊपर। तो गांधी जी अगेंस्ट थे इसके लिए, तो उन्होंने कई बार ना ब्रिटिशर के खिलाफ भी अगेंस्ट भी कई सारे रिवॉल्ट किए। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जो एक तरह से हम ब्रिटिशर्स की बात को अब नहीं मानेंगे, हम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी से चलेंगे, 1921 से लेकर 22 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, 1924 मॉल रिवॉल्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। 1924 में क्या हुआ? बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, अब 1924 में क्या है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या है, लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब फूट डालो और राज करो। ठीक है, उसमें क्या होता था कि मतलब जो दो लोग पहले से ही एक दूसरे से नाराज है, उसमें क्या है कि दूसरा जो तीसरा जो इंसान है वो उसका फायदा उठाता है, कैसे कि मतलब उनके अंदर और लड़ाई करवा के। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। 1924 में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स पैदा हो गए थे हिंदूज के बीच में और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, तो 1924 में ये हमें देखने को मिलता है। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन में क्या हुआ, देखिए साइमन जो थे वो एक तरह से गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि साइमन ने एक पार्लियामेंट बनाई और पार्लियामेंट में ये कहा कि इसके अंदर सारे ब्रिटिशर्स होंगे, इसमें इंडियन कोई भी नहीं होगा। तो देखिए हमारे देश में पार्लियामेंट बनाई जा रही थी, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, फिर भी साइमन ने ये कहा कि भाई हमारे देश में सारे ब्रिटिशर्स ही सारे कानून बनाएंगे और सारे लॉ सभी ब्रिटिशर्स पास करेंगे, इंडियन का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए लोगों ने उस साइमन के अगेंस्ट क्या किया, अगेंस्ट रेस, बॉयज रेस की। इस वजह से ये भी कई बार कई स्लोगन भी दिए गए कि भाई साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में। ठीक है, अब 1930 की बात करते हैं। 1930 भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1930 में क्या हुआ था, साल्ट मार्च हुआ था। 1930 में डांडी मार्च भी बोल सकते हैं, डांडी मार्च, क्या इसको सॉल्ट मार्च भी कह सकते हैं। लॉन्च, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह में कहा जा सकता है इसको, सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो डांडी मार्च क्या हुआ कि साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम क्या है, गुजरात के अंदर है। साबरमती आश्रम से डांडी, डांडी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक लोगों ने 87 वॉलंटियर्स ने गांधी जी के साथ मिलकर नमक आंदोलन किया। ठीक है, ये क्यों किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी हमसे काफी ज्यादा टैक्स लेते थे वो। ठीक है, सॉल्ट हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता था और हमसे ही टैक्स लिया जाता था, तो ये बिल्कुल गलत था। इसलिए 1931 में डांडी मार्च गांधी जी के थ्रू किया गया। 87 वॉलंटियर शुरुआत में जुड़े, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्च मतलब जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए और डांडी में जाके उन्होंने समुद्र से खुद एक नमक बना के दिखाया और लोगों को बताया कि हम खुद अब नमक बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं, हमें ब्रिटिशर को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, डांडी सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1930 के अंदर। ठीक है, अब देखिए 1931 में, 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी ये जब ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 के अंदर। इसमें क्या हुआ था
एक मिनट रुकिए। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट में आपको इसमें बताता हूं, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी क्या है, इंग्लैंड गए थे लॉर्ड इरविन के पास, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के पास गए थे, उनकी 11 डिमांड्स थी। उनको 11 डिमांड्स को लेके गांधी जी इरविन के पास गए थे कि भाई ये हमारी डिमांड्स पूरी करवा दीजिए, हम आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की वो 11 डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया। तो 17 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी बात को, गांधी जी की बात को नहीं माना गया, इरविन ने पूरी तरह से इनको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 11 डिमांड्स रखी गई। ठीक है, अब ये था हमारा, कब हुआ था, 1931 में। 1932, ये 1932 पूना पैक्ट, पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने सुना होगा, रिजर्वेशन उन्होंने करवाया था। पूना के अंदर महात्मा गांधी और B.R. अंबेडकर का क्या हुआ था, एक तरह से कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें B.R. अंबेडकर ने ये कहा था महात्मा गांधी से कि जो हमारे दलित फैमिली, दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हर चीज के अंदर, जॉब के अंदर भी, हर चीज के अंदर होना चाहिए। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये काम हुआ था, पूना के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1931 के अंदर। अब देखिए 1932, ठीक है। अब इसमें देखिए 1935 गवर्नमेंट, 1935 में क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया। एक्ट फॉर्म, देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गेव इंडिया पॉलिटिक्स राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, इसमें बनाया गया कि 1935 में एक तरह से प्रोविंशियल, मतलब कई सारे जो राइट्स जो हैं वो इंडियंस को दे दिए जाए। तो इस सब चीजें बनाई गई 1935 के अंदर, गवर्नमेंट एक्ट फॉर्म किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ राइट्स जो हैं वो लोगों को दे दिए जाने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही 1937 के अंदर देखिए प्रोविजन इलेक्शंस, मोस्ट प्रोविजंस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्टेड मुस्लिम लीग। ठीक है, 1937 में मुस्लिम ने क्या किया कि हमें भी अपना राइट्स चाहिए, हमें भी अलग से राइट्स मिलने चाहिए। तो 1937 में क्या हुआ, 1937 प्रोविजन इलेक्शंस, मोस्ट प्रोविजन इलेक्शन कांग्रेस, सम इलेक्टेड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कुछ इलेक्शन जो है प्रोविजन टू मुस्लिम लीग। इसमें क्या होता था, देखिए क्या होता था, ब्रिटिशर्स और इंडियंस और मुस्लिम्स ये सब होते थे। तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस मिलके काफी मेजॉरिटी होती थी, तो ये हमेशा जीत जाते थे। मुस्लिम्स को, मुस्लिम की माइनॉरिटी होती थी तो ये कभी जीत नहीं पाते थे। तो इन्होंने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में क्या है, 1937 को पहला इलेक्शन हुआ जिसमें कि मुस्लिम लीग के लोग चुने गए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1937 के बाद में 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, 1935 से लेकर 1930 वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में आउटब्रेक हुआ था। यहां देखिए 1939 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दो वर्ल्ड वॉर हुए अभी तक, 1940 टू 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट,
1939 टू 1945, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था और 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड किसके बीच में हुआ? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, मतलब रशिया, सोवियत रशिया और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और जो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था वो हुआ था हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर एक लगभग सारी कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया था, उसमें जापान भी आ गया था, कई सारे देश, हमारे इंडिया भी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इसको सिविल वॉर भी कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पे एक तरह से हर एक इंसान जो था वो इसके अंदर एंगेज था, हर देश इसके अंदर एंगेज था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था बहुत बड़ा लेवल बन चुका था, ठीक है। 1941 सुभाष चंद्र बोस escape from India, join hands with the Axis power of the fight against the Britishers। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस escape from इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, इंडिया से भाग के फिर उन्होंने अपना आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये तो था 1941 में। 1942 में क्या हुआ? द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंस द सर सैफ्रॉन क्रिप्स मिशन इन द नेगोशिएटेड इंडिया पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर, ठीक है। सर सैफ्रॉन क्रिप्स जो थे वो ब्रिटिशर वॉर, उसमें उन्होंने क्या किया, नेगोशिएट किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब ब्रिटिशर्स के साथ हम नहीं रहेंगे वॉर में, हम अब कोई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मई 1942 में गांधी मीट्स क्रिस्प, गांधी ने क्रिस्प के साथ मीटिंग की, ठीक है। अगस्त 1942 में क्या हुआ था? कांग्रेस लीडर मीट द बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो था हमारा स्टार्ट किया गया अगस्त 1942 को। और 1942-5 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, ठीक है। 1946 में क्या हुआ? गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन कमिटेड रियोट्स ब्रेक आउट। मोहम्मद जिन्ना जो थे और गांधी जी जो थे उनके बीच में क्या है, बातचीत हुई और ये डिसीजन लिया गया कि मुस्लिम के लिए एक अलग से देश, एक अलग से कंट्री फॉर्म किया जाए जो कि आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जून 1947 को ब्रिटिशर से हम आजाद, ब्रिटिशर्स कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो एक तरह से मुस्लिम ने ये डिसीजन लिया कि हम अपना अलग से कंट्री फॉर्म करेंगे, ठीक है। और दो कंट्री फॉर्म की गई, एक कंट्री फॉर्म की गई जिसका नाम था पाकिस्तान और दूसरी कंट्री फॉर्म की गई जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो मुस्लिम यहाँ के जो थे वो उन्होंने बांग्लादेश अपनी कंट्री बना ली थी और जो यहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान अपनी कंट्री बना ली थी। लेकिन बाद में जाके बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई पाकिस्तान वालों के साथ और फिर इंडो पाक वॉर के बाद फिर उसके बाद बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बनके तैयार हो गया। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1942 में। 1946 में ये हुआ था। 1947 में एक तरह से मुस्लिम लीग और ये सभी चीजें अलग हो गए थे। फिर 15 अगस्त 1947 और फिर ये चलता रहा। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। इंडिया जो था उनको आजादी मिली किससे? ब्रिटिशर से। कब मिली? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को। उस दिन हम क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और फिर आगे देखिए, इसके भी आगे क्या क्या हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म।
इसके बारे में हम सिविक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिविक्स में एक चैप्टर है उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा आज की डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, काफी इंपॉर्टेंस होती है। बिना डेट्स के हम कोई भी इवेंट्स को नहीं पढ़ा जा सकता और डेट्स के साथ ही हर इवेंट्स को समझा जा सकता है। जैसे कि हमने अभी समझा, अगर मैं आपको सीधे ये बता देता तो आपके मन में ये रहता है आखिर ये कब हुआ होगा, क्योंकि डेट्स के साथ हमने पढ़ा है तो हमें इजीली ये चीज समझ में आ गई है। तो ये हमने बात की थी 1885 से लेके 1947 तक हमने सारे डेट्स पढ़े। ये डेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने ये चीज समझ ली होगी। आगे अगला लेक्चर में हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, कि कैसे हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया जाता है। तो हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन हमने 3 पार्ट में किया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर थर्ड लेक्चर। दिस इज द ओनली टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। नाउ वी विल कंटिन्यू our next topic, periodization of history, in our next lecture. Okay, thank you so much, have a nice day.